सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10th क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 14। इससे पहले मैं आपको इसकी 13 पार्ट करा चुकी हूँ, आप जरूर देख लेना। एनसीईआरटी पर्सन के अभ्यास पर्सन चल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। देखो इस लेसन में अम्ल क्षार लवण वाले में से एक पर्सन ऐसा तो जरूर आना है कि इसका पीएच मान इतना है, तो एक परबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, जो मैंने आपको कल भी कराया था क्वेश्चन, या इस टाइप का जरूर आएगा अम्ल और क्षार में से एक पर्सन। अब देखो पर्सन नंबर पहला है, परखनली ए तथा परखनली बी में समान लंबाई की दो मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। देखो भाई एक परखनली, तो ये परखनली होती है टेस्ट ट्यूब, आपको लैब में मिल जाएगी देखने के लिए, इस तरह की होती है। दो परखनली लेनी है हमें, ले लिया, और इनमें पट्टी लेनी है हमें किसकी, समान लंबाई की, मैग्नीशियम की। मतलब मान लो मैग्नीशियम की पट्टी है, ये समान लंबाई की है दोनों में, ठीक है, नमनी चीनी दोनों में इक्वली है, मैग्नीशियम की पट्टी है, ठीक है। अब क्या कहा है, परखनली ए में तो HCl है, परखनली ए, ये परखनली ए है, ये परखनली बी, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है HCl। ध्यान से समझना, ये बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा, ये इसी तरीके से बनाना है आपको अपने नोटबुक में भी। और परखनली बी में क्या है, एसिटिक अम्ल, ये CH3COH क्या होता है, एसिटिक अम्ल, ये बता रखा मैंने कैसा अम्ल है, दुर्बल, और ये कैसा है, परबल। इसमें है CH3COOH। डालिए, दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, मतलब मात्रा दोनों में समान है, जितना ये भरी हुई है उतनी ये भरी हुई है। सांद्रता मतलब ये मतलब सांद्र अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, दोनों सेम प्रकार का है। ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा पानी है या किसी में कम पानी है, दोनों में इक्वल पानी है, इक्वल अम्ल है, ठीक है। समझ में आई आपको बात। ये अब हमारा हो गया समान लंबाई और समान सांद्रता। सांद्रता समझ में आएगी क्या होती है, समान है, मतलब जैसे कि 2 गिलास के दूध है, उनमें दोनों में सेम तरह का मीठा डाला हुआ है, ठीक है, वो होती है उसकी सांद्रता। तो अब इसमें क्या पूछा है, किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। देखो भाई ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है, धातु। मैग्नीशियम क्या है, धातु। जो धातु होती है, मैंने आपको बताया था, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो उसमें बुदबुदाहट होती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि Mg के साथ Cl2 बनाने का हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ऐसे ये भी CH3COH और Mg आ जाएगा, यहाँ पे इसका ऑल्टराइज होकर और H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो तो निकलेगी, लेकिन बुदबुदा ये पूछना चाह रहा है जो बुदबुदाहट क्या हो जाती है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, अधिक तेजी से किसमें बुदबुदाहट होगी। देखो इन दोनों में परबल अम्ल कौन है, HCl। मैंने आपको बताया था उदाहरण में लिखवा के, परबल अम्ल कौन होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, मतलब H पॉजिटिव आयन अधिक होते हैं, वो होते हैं परबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिनमें H पॉजिटिव की सांद्रता कम होती है, तो ये दुर्बल अम्ल है, परबल। ये परबल अम्ल है तो क्या करेगा ये, अगर ये परबल अम्ल है तो इसमें अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, तो इसका आंसर लिखेंगे हम परखनली ए में, परखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। और उसने पूछा है क्यों होगी, मतलब किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्यों हो रही है इसमें बुदबुदाहट अधिक तेजी से, क्योंकि परखनली ए में परबल अम्ल है, ठीक है, अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि परखनली ए में परखनली बी की अपेक्षा, परखनली बी की अपेक्षा अधिक, क्योंकि परखनली ए में परखनली बी की अपेक्षा अधिक परबल अम्ल है, अधिक परबल अम्ल है। समझ आ गया आपको पर्सन। अब नीचे देखो दूसरा, इसमें क्या कहा है, ताजे दूध का पीएच मान। देखो ताजा दूध, जैसे अभी ताजा दूध है बिल्कुल, उसका पीएच मान कितना दे रखा है, 6। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। अब आप मुझे बताओ, जो दही होती है वो कैसी होती है, खट्टी। दही कब बनती है, जब उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। दूध में जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो वो दही बन जाती है, और उसका पीएच मान क्या हो जाता है, कम, क्योंकि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 0 से 6 के बीच होता है। अगर 6 तो पहले से ही है तो 6 से वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बन गया, अम्ल। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण
लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया, तो जिसके कारण दूध का पीएच मान कम हो जाएगा, जिसके कारण दूध का पीएच मान कम हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन करने वाले हैं तीसरा। देखो इसमें क्या है, एक गवाला ताजे दूध को थोड़ा बेकिंग पाउडर मिलाता है। गवाला कौन होता है? गवाला वो होता है जो दूध निकालता है या दूध बेचता है, तो ठीक है, तो मतलब जो दूध लेने वाला होता है, दूध देने वाला, वो गवाला बोलते हैं उसे। तो उसमें क्या मिला देता है? बेकिंग सोडा। मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बताओ क्या होता है? ये क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा मैंने आपको पूरा करा रखा है, तीसरा चौथा पार्ट होगा, उसे पूरा देख लेना। तो बेकिंग पाउडर की प्रकृति होती है क्षारीय, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट क्या पूछा है, ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? देखो अगर पीएच मान 6 है तो फिर भी अम्लीय है, लेकिन इसका बदल के इसका पीएच मान ज्यादा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? क्षारीय। क्यों बन जाता है ये? क्योंकि बेकिंग सोडे की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय। अब हम आंसर में लिखेंगे क्योंकि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, जिससे दूध का पीएच मान, जिससे दूध में इसे मिलाने पर यह दूध को अधिक क्षारीय बना देता है। दूध को थोड़ा क्षारीय बना देता है, ये अधिक जो भी है थोड़ा क्षारीय बना देता है। तो उससे लाभ क्या होगा भाई? बना देता है तो दूध अधिक समय तक ठीक रहता है। देखो जैसे किसी का दूध अगर हमने ऐसे रखा है, उसमें अगर हम बेकिंग पाउडर मिला देंगे तो 2 दिन तक भी वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जिससे दूध वाले इसी तरीके से मिलाते हैं। जो मार्केट में मिठाई आती है ना, वो भी मिठाई में बेकिंग पाउडर मिला के तभी बनाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो, जिससे दूध अधिक समय तक ठीक रहता है। अब है दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसी का ही है ये भी। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? कौन से दूध को? इसको। जब इसमें हमने बेकिंग पाउडर मिला दिया तो इसमें अधिक समय लगेगा। देखो भाई, पहले तो उसका पीएच मान 6 होगा, तो वो क्षारीय बन गया, फिर पहले थोड़ा 6 होगा, उसके बाद लैक्टिक अम्ल बनेगा, तब जाके वो उसका दही जमेगा। तो उसका दही जल्दी नहीं जमेगा, उसका दही क्या जमेगा? थोड़ा लेट। तो ये पूछ रहा है इसमें अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और जो हमारा ये वाला दूध होगा जिसमें हम बेकिंग पाउडर मिला चुके हैं, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में क्या डालेगा? प्रतिरोध, वो बनने नहीं देगा जल्दी से। तो हम आंसर में लिखेंगे क्योंकि इस दूध से दही बनने की प्रक्रिया में यह लैक्टिक अम्ल बनने का प्रतिरोध करेगा। कौन बना? यह दूध। यह लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया में प्रतिरोध का मतलब रुकावट मतलब से करने नहीं देगा वो काम, प्रतिरोध करता है, जिसके कारण इस दूध से दही जमने में अधिक समय लगता है। जिसके कारण इस दूध से दही बनने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है।
है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। वाले क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको पढ़ा चुकी हूँ क्या होता है, पीओपी। इसका सूत्र भी मैंने आपको बताया था, CaSO4 × 1/2H2O। तो ये कह रहा है आद्ररोधी बर्तन। आद्ररोधी बर्तन क्या होता है, जिसमें ना तो अंदर की बाहर हवा जा सके और ना बाहर से अंदर आ सके, तो उसमें क्यों रखा जाता है। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, आप इसे सीमेंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में कभी मतलब सीमेंट आता है, अगर कुछ सीमेंट बच जाता है, उसे ऐसे ही रख देते हैं हम खुले में, तो फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो जम जाता है। इसी तरीके से ये होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये जल या नमी से एकदम अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कठोर जिप्सम। जैसे कि कठोर जिप्सम बनाने से सीमेंट जम जाता है, इस तरीके से जम जाता है। आपने देखा हो किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर करते हैं ना, वही होता है ये, ठीक है, उसे गीला करके, तो बहुत कठोर होता है देखो वो जिप्सम। तो उसकी डिमांड से बचने के लिए मतलब इसलिए हम इस बर्तन में रखते हैं आद्ररोधी, जिसमें नमी न जा सके। तो हम आंसर में लिखेंगे चूंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को अवशोषित करके, अवशोषित मतलब सोख लेता है, जल से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है ये। जल को अवशोषित का मतलब सोखना, अवशोषित। अवशोषित देखो मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे आपके घर में कोई कपड़ा है और कपड़े को आप पानी में डाल देते हो, एकदम उसके अंदर पानी चढ़ जाता है, गीले उसमें गर्म कपड़े में एकदम पानी चढ़ जाता है, वही होता है अवशोषित करना। इसी तरीके से एकदम जल को अवशोषित कर लेता है और एकदम कठोर जिप्सम बना लेता है। जल को अवशोषित करके कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है। एकदम कठोर मतलब जैसे सीमेंट जम जाता है ना, ऐसे कठोर जिप्सम, कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इसलिए इसे आद्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए ताकि यह अभिक्रिया न कर सके। इसलिए इसे आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, ठीक है, ताकि इससे किससे अभिक्रिया ना कर सके, जल से अभिक्रिया ना कर सके। जैसे कि अब हमारा ये था CaSO4 × 1/2H2O। किसका सूत्र है, पीओपी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस था, अगर हमने इसे खुले में रख दिया तो इसके साथ देखो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किससे अभिक्रिया कर लेगा, जल से। जल के कितने मोल लेगा, 1.5, ये आधा मोल है, देखो 1/2 क्या कहते हैं, आधा, तो 1.5 मोल लेगा, 1 सही 1/2H2O ले लेगा। इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कठोर जिप्सम। CaSO4 आधा, देखो 1.5 ये रहा और आधा ये रहा, कितना हो गया, 2 × 2H2O, क्या बना लिया इसमें, जिप्सम। अगर हम इसे आद्ररोधी बर्तन में ना रखें तो ये बन जाएगा, ये हम इसे रखेंगे ऐसे, लेकिन पाएंगे ऐसे, तुरंत जल से अभिक्रिया करके नमी से थोड़ी सी भी, वायु के साथ भी थोड़ी नमी आती है, उस तरीके से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है। इसलिए हम इसे सुरक्षित रखने के लिए आद्ररोधी बर्तन में रखते हैं। आज आपके दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया, इसके बाद मैं आपको तीसरा चैप्टर कराऊंगी। इसकी 14 वीडियो हो गई, आप इसे क्रम से जरूर देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो। तीसरा चैप्टर चलेगा, इसके बाद उसे भी कर लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।